नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को आपके अपने चैनल माई भारत स्टडी पर स्वागत है। आपने पिछली क्लास को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी मेहनत से पढ़ा होगा और हम आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह चल रही होगी। पूरी 15 दिसंबर की पूरी तन मन से पूरी तरह से आप लगे होंगे। और आज का जो क्लास है वो पार्ट 4 है और सुपर 25 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। उनसे रिलेटेड जो भी बातें होंगी आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। यदि आप नए हैं तो वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके जरूर जाइएगा। नहीं आता समझ में फिर भी आप कमेंट करके जाइएगा क्यों नहीं आया, क्या कमी है, वो हम आपके लिए सुधार की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक, यदि आप पहले देख चुके हैं, आप पहले से चैनल पर हैं तो लिंक को कॉपी करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। आते हैं क्वेश्चन पर। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको जवाब देना है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। ठीक, कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। अल्जाइमर का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि साइंटिस्ट जिसने अल्जाइमर रोग को खोजा था उनका नाम ही था अल्जाइमर। डॉक्टर ए एलोइस अल्जाइमर, डॉक्टर ए एलोइस अल्जाइमर इनका नाम था। अल्जाइमर रोग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अनुवांशिक जेनेटिक्स डिसऑर्डर और एक होता है जो जन्म के बाद उत्पन्न हो। तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो आपकी इसी स्लाइड में है कि बोला जा रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज की जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। तो उस प्रोटीन का नाम क्या है? एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। इसका पूरे नाम की बात की जाए तो बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन होता है। ऑप्शन आपका होगा सी। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरण मतलब रेडिएशन से सबसे कम प्रभावित ऑर्गन कौन सा होता है? सबसे कम जो प्रभावित होता है वो है मस्तिष्क। फिर आपके दिमाग में आएगा सर सबसे अधिक क्या होगा? अगला क्वेश्चन ही यही है, सबसे अधिक प्रभावित ऑर्गन कौन सा है उन हानिकारक रेडिएशन से? तो वो होता है आँख। तो आपको अब याद रखना है रेडिएशन से सबसे अधिक प्रभावित जो होता है आँख होती है, सबसे कम जो होगा वो मस्तिष्क होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा, आपको दिख रहा होगा, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किसके माध्यम से? मच्छर काटने से? नहीं भैया। थूक से? नहीं। तो कुत्ते काटने से? नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, दूषित भोजन और जल से। ठीक, तो आंसर भी यही सही होगा। इससे रिलेटेड और भी बातें हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं, पोलियो से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है या मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको याद रखना है नर्वस सिस्टम को ही प्रभावित कर देता है। जब भोजन और जल के माध्यम से वायरस पोलियो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पहुंचकर पहले काम ये टिश्यू को नष्ट कर देता है। मतलब कि ये हुआ, साधारण भाषा से हम समझें तो मस्तिष्क से रिलेटेड, मस्तिष्क जो है हमारे ऑर्गन को या हमारे बॉडी के पार्ट को जो आदेश देते हैं काम करने के लिए, है ना, तो वो ऑर्गन को ही नष्ट कर देता है, उस कनेक्शन को ही नष्ट कर देता है, जिससे हम मस्तिष्क जो हमारा वो आदेश नहीं दे पाता, जिसके कारण एक प्रकार से पैरालिसिस हो जाती है, वो अंग ही काम नहीं करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, किस अंग को प्रभावित करता है? नर्वस सिस्टम को। कहाँ कैसे प्रवेश करता है? दूषित भोजन और जल से। पोलियो का कारण क्या होता है? आपको पता चल गया, वायरस होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप सबको लगभग पता होगा। नहीं पता है तो आप जरूर अपनी कॉपी पर नोट करें, जॉन साल्क। और इन्हीं से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हैं वो आप देखिएगा, उसी तुरंत आपको एक्सप्लेन भी समझ आ जाएगा। पोलियो के टीके का सबसे पहले तैयार किसने किया? वहाँ पहले पूछा गया पोलियो के टीका खोजा किसने? तो जॉन साल्क ने। सबसे पहले तैयार किसने किया? कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, फिर भी आंसर क्या होगा? जॉन साल्क ने। फिर बोला गया सॉल्क टीका। फिर तीसरा क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन को 3 बार घुमाया गया, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आंसर क्या होगा? पोलियो। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया? तो बात करते हैं ट्राईवैलेंट में क्या होता था। हमारे देश में पोलियो 3 प्रकार के थे, 01, 02 और 03। लेकिन भारत में 02 अस्तित्व में नहीं रहा, 02 अब नहीं मिला, तो अब हमें 01 और 02 को ख़त्म करना है। इसलिए ट्राईवैलेंट के 3 की जगह पर 2 ही हैं, इसलिए अब हम बाईवैलेंट का प्रयोग करना है और इसके लिए भारत सरकार ने आदेश भी दिया। तो बाईवैलेंट के लिए किसके लिए बोला गया है? पोलियो के लिए। ठीक, अगला है एथलीट फुट रोग बीमारी होती है किससे? जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, सूत्रक्रम से, फफूंद से। तो आंसर होगा फफूंद। आप सबको कमेंट करना है, जितने लोग भी देखें। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको वायरस का, बैक्टीरिया का और फंगस का
ये सब अलग अलग पेज बनाने हैं। जहाँ पर कोई आपको वायरस से रिलेटेड बीमारी मिल जाए वो लिख लेना है, बैक्टीरिया से मिल जाए वो लिख लेना है, फंगस से मिल जाए वो लिख लेना है। क्या कितने लोगों ने ये किया है? यदि आप सच में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई के प्रति सीरियस होना पड़ेगा और पूरी मेहनत से, बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करना होगा। फॉर्मेलिटी ना करें, ईमानदारी से मेहनत करें, विश्वास के साथ पूरा वीडियो देखें और जो भी आपको ना पता हो अपनी नोटबुक साथ में रखें और तुरंत अपने नोट करें। ठीक, अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, मस्तिष्क की बीमारी को पहचानने के हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं? ठीक, तो आंसर क्या होगा? EEG। कौन सा होगा? EEG। इसके फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। क्या होता है? रिपीट करें हमारे साथ में, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इसकी खोज किसने की थी? हंसबर्ग ने। इसकी खोज जो की थी वो वैज्ञानिक थे हंसबर्ग। क्या किया इन्होंने? मस्तिष्क पर 2 इलेक्ट्रोड को रखा और मस्तिष्क से पैदा होने वाली, उत्पन्न होने वाली किरणों को इन्होंने रिकॉर्ड किया, वेव्स को इन्होंने रिकॉर्ड किया और एक ग्राफ पर व्यक्त किया, ग्राफ पर उन्होंने दर्शाया और इसी कारण इनका नाम जो G वाला ग्राफ बोला जाता है। क्या हुआ? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। किसने खोजा? हंसबर्ग ने। ठीक, आपको पता हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एनोस्मिया। एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया बीमारी कौन सी होती है? तो आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा नाम से भी नहीं समझ में आ रहा तो हम बताते हैं। स्वाद से नहीं है, स्पर्श से नहीं है, ऊष्मा से नहीं है, ये है बी ऑप्शन, जिससे नाम दिया गया घ्राण संवेदना की कमी। इसका मतलब और समझ लो, इस सूंघने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। सूंघने की क्षमता जो है ख़त्म हो जाती है एनोस्मिया में। ठीक, अब आपको याद रहेगा एनोस्मिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये किस कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, DNA की संरचना, RNA की संरचना। क्या होता है? आपका आंसर होगा सूत्रों की संख्या में परिवर्तन। कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। ऐसा होने पर क्या होता है? हमारा सिर जो है गोल, गर्दन मोटी, मुख खुला हुआ, आंखें तिरछी हो जाती हैं, एक प्रकार से मंगोली जड़ता जैसा, है ना। तो आपको याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन मतलब 47 हो जाते हैं। अगला देखो, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। तो यहाँ से देखो एक बात समझ में आ गई कि हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, मतलब लीवर को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? DNA वायरस। तो ये भी पता चल गया हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस से होता है। तो ये सब बातें आपको अपने पेज पर, जहाँ वायरस वाला पेज बनाया, बैक्टीरिया वाला पेज बनाया, फंगस वाला पेज बनाया, वहाँ पे तुरंत जाके लिखना है। आपको आता है फिर भी लिखना है। ठीक, आगे है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो अभी हमने बताया किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग। ये भी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। देखो कितनी बार पूछा गया, केवल एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा कर। तो कौन सा आंसर होगा? लीवर होगा, यकृत, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? फिर देखो वही चीज़, डिप्थीरिया, DPT वो अलग नहीं होगा, इससे होगा नहीं। मलेरिया तो मच्छर से होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा? वायरस से होता है। कौन सा? हेपेटाइटिस होगा, ये आंसर होगा। ठीक, आपने देख लिया हेपेटाइटिस से रिलेटेड कितना घुमा के बार बार पूछा गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है और आपको डेली इस सीरीज को फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन देखो है, निम्न में से निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके कारगर होती हैं? कीट के लिए, जीवाणु के लिए, विटामिन कमी के लिए, ग्रंथि या ग्लैंड की खराबी के लिए। ठीक, तो सल्फा दवाइयाँ जो सल्फा मेडिसिन जो होती हैं, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के लिए काम करती हैं, जीवाणु के लिए उपयोग की जाती है। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला है, क्षय रोग, TB के परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बताइए। TB के परीक्षण के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए। ठीक, तो कौन सा परीक्षण होता है? ठीक, मेंटॉक्स परीक्षण होता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप अपनी कॉपी पे जरूर लिखें, मेंटॉक्स परीक्षण होता है। ठीक, तो आप अपने जवाब जरूर दें, गलत होता है फिर भी आप अपने को गलत मार्क दें कि हमने गलत कर दिया, अगली बार गलत नहीं होगा। ठीक, तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा।
अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखो मिलान का है। मिलान वाले क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या होती है वो जान लो। आपको मिलान वाले क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन पता है, ऐसा रेयर केस में होता है आपको 3 जानना जो पता चले, लेकिन आपको यदि 1-2 पता है तो आप पूरा अरेंजमेंट सही कर लोगे। और देखते हैं, खैरा रोग, एनीमिया रोग, ग्वाइटर या गलघोटा और स्कर्वी। सबसे अच्छा ये सबसे पहले आप जो देखेंगे वो होगा स्कर्वी। देखो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी कमी से होता है, आप तुरंत यहाँ पर उठाओगे और पहले पे लगा दो। तो अब देखोगे डी का पहला कौन सा है भैया, केवल एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब आंसर हमें मिल गया 4। ठीक, दूसरा मान लो देखते कहीं और होता, मान लो यहाँ पर भी होता 1, तो देखो गलघोटा जो है, तो आपको ये भी पता है गले की जो बीमारी होती है गलघोटा, आयोडीन नमक की कमी से होती है, इसका मतलब सी का 2 होगा। देखो सी का 2 यहीं पर है और नहीं कहीं पर, अब तो कन्फर्म हो गया पूरी तरह से, डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक, बाकी अब देख लेते हैं। खैरा रोग जो होगा जस्ते की, एनीमिया जो होगा लौह की कमी, और ग्वाइटर या गलघोटू आयोडीन कमी, स्कर्वी विटामिन सी है। ठीक, समझ में आया, मज़ा आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस नामक रोग जो है किस नाम से भी जाना जाता है? टिटनेस को हम किस और नाम से जानते हैं? ठीक, तो इससे जानते हैं लॉकजा, या फिर आपको इंग्लिश में लिखो तो लॉकजा, JAW। ठीक, आपको अगला क्वेश्चन है, मिनी माता व्याधि। व्याधि का मतलब फिर मैंने बताया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है, तो मिनी माता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पारा या मरकरी के कमी के कारण होता है, मरकरी की उपस्थिति के कारण ये होता है। ठीक, मिनी माता रोग। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता जो है व्याधि या मिनी माता बीमारी का मुख्य कारण कौन है? वही उसी क्वेश्चन को देखो फिर पूछा गया है, तो आपका आंसर तो पता हो गया होगा, पारद है ना, तो पारा हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई पूरी तरह से। टिटनेस को एक बार और देख लेते हैं। टिटनेस को दूसरा नाम भी है धनुष टंकार। धनुष टंकार भी कहा जाता है टिटनेस को, लॉकजा भी कहा जाता है। धनुष टंकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि टिटनेस जिनको हो जाता है उनका शरीर जो है एक धनुष की तरह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा होकर अकड़ जाता है ना, तो इसलिए धनुष टंकार भी इसे कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका रिलेटेड टिटनेस से वायरस भी पूछा है, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ये भी लिख लीजिएगा, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए था, हमने बता दिया। तो ठीक, अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन है, जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाता व्याधि बीमारी हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी। हम मछली जो खाई गई थी वो मछली पहले से किससे संक्रमित थी, किससे प्रभावित थी? तो पारा से ही हो रहा, तो पारा से ही प्रभावित हुई होंगी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। कारण क्या हुआ था? मिनीमाता सबसे पहले कहाँ पर हुआ? जापान में हुआ, ये वहाँ से पता चल गया। जापान में कहाँ? मिनीमाटा शहर में ही हुआ, इसलिए मिनीमाता बीमारी कहा जाता है। मिनीमाटा शहर में ही हुआ जापान के। ठीक, और पारा के कारण हुआ, पारा मछलियाँ ने खाई, और मछलियाँ जब लोगों ने खाया तो लोगों तक इस बीमारी पहुंच गई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? मच्छर के काटने से ना हो, पीत ज्वार होता है, डेंगू आपने सुना होगा, घर में बोलते भी हैं कि देखो डेंगू मच्छर, मलेरिया मच्छर भी सुना होगा। तो बचा क्या? केवल प्लेग। केवल क्या बचा? प्लेग बचा। यही है जो मच्छर से नहीं होता। ये किससे होता है? सर्वप्रथम ये चूहों में होता है। ठीक, सर्वप्रथम ये चूहों में देखा गया, तो ये बात आपको याद रखना है। अगला, बस आज के लिए क्वेश्चन यहीं पर थे। अगला जो हमने कल कमेंट दिया था, कमेंट में बोला था होमवर्क का जवाब देने के लिए, उसमें केवल एक व्यक्ति ने जवाब दिया, वो है विवेक वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक वर्मा को। इनकी मंजिल ज़रूर मिले, इसी तरह मेहनत लगन से मेहनत करते रहें। और आप सबसे गुजारिश है, जो भी होमवर्क दिया जाए आप अपने उन होमवर्क का जवाब कमेंट में ज़रूर दें। ठीक, आपको पता है फिर भी दें, और नहीं पता है तो आपको सर्च करके देना है, और एक बार सर्च कर लोगे और फिर कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो आप हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं उसे। हमने पूछा था अल्फ़ा बीटा गामा की किरणों की खोज के बारे में, तो अल्फ़ा और बीटा की खोज की रदरफोर्ड ने की। गामा की बात की जाए तो गामा किरणों की जो खोज की 1900 में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी सेकुलर ने की थी। हेनरी बैकुलर ने की थी। ये बात आपको
पता हो गई, अब आपने देख भी लिया, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करें। केवल एक ही लोगों ने जवाब दिया था, विवेक वर्मा ने, ठीक। और इसके अलावा हमने एक और शायद पूछा था एक्स किरणों की खोज के बारे में, तो आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो रॉन्टजन है ना, या रॉन्टजन, ये एक्सरे किरणों की खोज की थी। बस आज यहीं तक था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप क्लास को ईमानदारी से देखें और अपने नोट्स भी साथ बनाते रहें। आज यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।